नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं सुरेंद्र ढाका। खास मुलाकात में आज बीजेपी के कद्दावर नेता राजकुमार पुरोहित हमारे साथ होंगे। राजकुमार पुरोहित सन 88 से भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हैं। बात करते हैं राजकुमार पुरोहित से। आप भारतीय जनता पार्टी और संघ में कैसे आए? देखिए, बाल्यकाल की बात है कि लगभग 14-15 वर्ष की आयु रही होगी, 14 साल के आसपास की। तो उस समय खेलते खेलते जो अपने संघ के प्रचारक हैं, उन्होंने बच्चों को खो खो, कबड्डी इस तरह के गेम खिलाने शुरू करे और उसी समय उनके संपर्क में आए और तभी से लगभग मैं 14 वर्ष की आयु से लगभग संघ से जुड़ गया और तब से लगातार आज तक मैं बिल्कुल संघ के सभी कार्यों में। आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, एबीवीपी में रहे, कैसे कहाँ ज्वाइन किया आपने? बिल्कुल, देखिए, जब बचपन में संघ से मन लगा और उस मन को और मन की बात को सुनते हुए, संघ के विचारों को जानते हुए जब काम कर रहे थे तो उसी समय जो एबीवीपी का जो संगठन था उसके साथ मैंने उसमें भी कार्य किया और लगभग 88-89 में भारतीय जनता पार्टी का जब सदस्य अभियान चला तो उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और तब से लगभग सक्रिय सदस्य के रूप में आज तक भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। आप खनन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। कौन कौन से बड़े बदलाव आपने किए? देखिए, अगर आप उस कार्यकाल की बात करें, उस कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जो खनन माफिया थे, मैं खनन कारोबारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खनन माफियाओं की बात कर रहा हूँ। खनन माफिया बड़े विचलित थे और एक लगाम लगाई हम लोगों ने कि जो खनन जिससे हमें राजस्व प्राप्त होता है वो राजस्व हमारी सरकार को मिले और जो लोग गलत ढंग से प्रकृति का दोहन करते थे उन लोगों पर लगाम लगी और एक व्यवस्था बनी कि किस प्रकार से खनन को उचित माध्यम से हम लोग करें, किस प्रकार उसका रूप, क्योंकि और भी व्यवस्थाएं बदलनी थी लेकिन समय और परिस्थिति के साथ कुछ चीज़ें बदल गई और प्रदेश में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। उस चीज़ सब चीज़ों का फर्क पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे ढंग से ये जो कार्यकाल रहा वो निकला है और माफिया लोग तो त्रस्त हो गए थे, माफिया लोग परेशान थे, चोरी करने वाले परेशान थे, चोरी कराने वाले परेशान थे। एक बड़ा सवाल है, बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, पिछले हटा दिए हैं। अब चुनाव में जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाएगी और कौन से जो विकास कार्य हैं, कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के जो विकास कार्य हैं उन्हें लेकर जनता के बीच जाना है? देखिए कि इसमें जो सरकार, क्योंकि आपने कहा कि 2 मुख्यमंत्री बदले हैं, ये पार्टी का निर्णय है, संगठन का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्येक कार्यकर्ता है वो अपनी पूर्ण आस्था और निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ रखता है और इसका परिणाम भी है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को 4 साल के बाद, बिल्कुल 4 साल पूरे होते ही इस पद से हटाया गया और उसके बाद हमारे आदरणीय तीरथ जी इस पद पर आए और लगभग 3 महीने का कार्यकाल उनका हुआ और उसके बाद उनको भी पदमुक्त होना पड़ा और आज हमारे युवा तेज तर्रार मुख्यमंत्री धामी जी भी उत्तराखंड की कमान को संभाले हुए हैं। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 4 साल में जो त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में जो कार्य और जो नींव प्रदेश हित के लिए रखी गई वो विकास कार्य आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देखिए कि घसियारी योजना, इसका जो शुभारंभ है उसके लिए अपने माननीय अमित शाह जी शायद इस कार्यक्रम के लिए अभी आने वाले थे और यह भविष्य में आएंगे, तो घसियारी योजना को प्रारंभ करना वो भी उन्हीं की देन है। उन्होंने सोचा, उन्होंने किसानों के लिए भी सोचा है और हमारी जो सरकार है उन्होंने महिलाओं के लिए भी सोचा है, गरीब तबकों के लिए और जितनी भी मलिन बस्तियां हैं
इसके लिए भी एक, जैसे न्यायालय के माध्यम से कुछ चीज़ें हुई उनको हटाने के लिए, तो हमारे सरकार ने उनको पहले 3 साल का एक्सटेंशन दिया और वर्तमान में भी धामी जी द्वारा भी 3 साल उनको बढ़ाया गया है, उस कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो गरीब जनता तक, बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्र तक लाइट पहुंचाने का जो कार्य है, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2017 की सरकार प्रदेश में आई, तो आप देखेंगे कि दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ पर घैंस जो एक जगह है, वहाँ पर बैलून के माध्यम से नेट की व्यवस्था की गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विकास के कार्य किए वो पूर्ण रूप से जनता के बीच में जाने के लिए पर्याप्त हैं। और मैं समझता हूँ कि आज वक्त के अनुसार जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, आवश्यकता अनुसार भी अब घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र जी ने कहा था कि मैं जो घोषणाएं करूंगा वो सब घोषणाएं जियो होंगी, क्योंकि मैं जो घोषणा करूंगा पूर्ण होंगी। और ऐसे ही हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो खाली घोषणाओं के आधार पर हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, काम के आधार पर। त्रिवेंद्र जी ने ऐतिहासिक काम किया, जिस गैरसैंण की मांग पूरे प्रदेश की जनता कर रही थी, लेकिन जनता में इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनता में उसका इम्पैक्ट नहीं है। जितने भी हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं, जिन्होंने अपने आंदोलन में जन भावनाओं को आगे बढ़ाया था, आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उन सब ने उसका स्वागत किया था। और एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने गैरसैंण में जो राजधानी का शुभारंभ किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी, और उन्होंने उसको जो कहा और जितनी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं हमारे चुनाव के समय में थी, उसको अधिक से अधिक पूर्ण करने के लिए काम किया। अब 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर टिकट वितरण होना है। तमाम जो विधायक हैं, जो छत्रप हैं राजनीति के उत्तराखंड के, वो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं कि मुझे 5 टिकट चाहिए, 4 चाहिए। पार्टी टिकट किस आधार पर वितरित करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटा कार्यकर्ता उच्च स्तरीय पद पर जा सकता है। आज उसका उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने विवेक और निर्णय से कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए टिकटों का चयन करती है। और जो कार्यकर्ता क्षेत्र में सही कार्य करने वाला है, निष्ठावान व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। और मुझे लगता है कि वर्तमान जो चुनाव होंगे उसमें भी ऐसी स्थिति आएगी। और जो डिमांड कर रहे हैं उनका अपना कार्य है, उनकी अपनी सोच है, उनको करना चाहिए, वो करें, उनकी प्रकृति ऐसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो अपने को प्रदर्शित करता है, अपने संघर्ष से आगे आता है और उसको पार्टी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सवाल है, उत्तराखंड में 2 मुद्दे अहम हैं, पलायन और बेरोजगारी। बेरोजगारी में तो देश का सर्वप्रथम राज्य है। देखिए, आपने पलायन की बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी की जब 2017 में सरकार बनी और मुझे लगता है कि पलायन बोर्ड का गठन भी हुआ, पहली बार त्रिवेंद्र जी ने किया। त्रिवेंद्र जी ने किया। त्रिवेंद्र जी मतलब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी। तो पलायन को रोकने का जो मुद्दा हमने घोषणा पत्र में कहा था, उन घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए पलायन बोर्ड का गठन करके और उसके माध्यम से ये जानकारियां हासिल करना कि क्या कारण है कि पहाड़ का व्यक्ति पलायन कर रहा है, कहाँ सड़क नहीं है, सड़क की वजह से पलायन हो रहा है, कहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, स्वास्थ्य की वजह से पलायन हो रहा है, कहाँ शिक्षा की दिक्कत है, उस शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करना, और रोजगार के लिए पर्यटन को, साहसिक खेलों को बढ़ावा देना। ये सब आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से जो सरकार प्रारंभ हुई, त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में कहें और आज धामी जी के नेतृत्व में, इन कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है। और रही आपने कहा कि बेरोजगारी की दृष्टिकोण से आप अगर बात करें तो ऐसा नहीं है। जितने भी यहाँ पर अभी इन्वेस्टर समिट करी गई थी, इन्वेस्टर समिट में एक अच्छा अमाउंट उत्तराखंड में इन्वेस्ट हुआ है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्रयास किया गया। और उन लाभ को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको वो लाभ देने के लिए ही इस प्रकार के आयोजन किए गए और उसका लाभ भी आया है।
एक बड़ी बात है, कांग्रेस लगातार हमलावर है, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है और आज हरीश रावत ने एक पोस्ट भी की है कि चुनाव आने दीजिए, बताएंगे कि कौन उजाड़ू बैल है, बल्द है। देखिए, माननीय हरीश जी एक बड़े कद के व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि उजाड़ू बल्द की उन्होंने बात करी तो वो पंजाब में गए और पंजाब में ही सब तहस नहस करके आ गए। वो जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो उनके जो उदाहरण हैं उन पे बिल्कुल सटीक हैं और वो जो कहते हैं कि चुनाव में बताएंगे, तो चुनाव में तो पहले भी जनता ने बताया था और अब भी जनता में बता रही है। और उनको समझना चाहिए कि आज वर्तमान में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लोग भारतीय जनता पार्टी में, अभी हमारे आदरणीय सांसद अनिल बलूनी जी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट आया था कि हमें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत ना होती तो क्या कांग्रेस के लोग इतने ललायित होते? उनको खुद ही सोचना चाहिए कि वो अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, अपने लोगों को साथ नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस में कहीं ना कहीं विरोधाभास है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं संगठन की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। तो पहले वो अपने संगठन को, अपने वर्चस्व की लड़ाई को समाप्त करें और फिर विकास की बात करें, क्योंकि उन्होंने विकास क्या करा, कैसे विकास करा, ये तो सभी लोग जानते हैं। खास मुलाकात में यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खास मुलाकात में राजकुमार पुरोहित जी से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। पुरोहित जी, आपने एक बड़ी बात कही है, अभी हाउसफुल का बोर्ड लगाने की जो बात कही है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड अभी हम अहंकार ठीक नहीं है और जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम 10 दिन के अंदर दिखाएंगे कि किसके यहाँ हाउसफुल का बोर्ड लगता है और किसके यहाँ से सीटें खाली होती हैं। देखिए, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, तो या तो न तो वो माननीय हमारे हरीश रावत जी जानते होंगे और मैं भी शायद इतना बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन जो वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है, जो वर्तमान में दिख रहा है, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए और उसको स्वीकार करते हुए उनको सोचना चाहिए कि जो उन्होंने लगभग 67 वर्षों तक उनकी सरकारों ने, उनकी पार्टी ने देश के लोगों के साथ किया, कि देश के लोगों में जहाँ पे उन्होंने जाति मतभेद उत्पन्न करे, धर्म मतभेद उत्पन्न करे और देश में जहाँ पर उन्होंने बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया और अपने घरों को भरने के लिए भ्रष्टाचार की आखंड में वो लोग उन्होंने पार्टी को लेकर बैठ गए और पार्टी का जो है उनकी जो भ्रष्ट कार्य थे, उस भ्रष्ट कार्यों से आप ये समझें कि आम जनता को नहीं नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, केंद्र के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारे पूरे विश्व में किस स्थान पर है, आज भारत का स्थान पूरे विश्व पटल पर कहाँ है, इसको उनको सोचना चाहिए। और हाउस पुल की बोर्ड की बात करते हैं तो वो बना के रखें और क्या पता वो उल्टा रहे सीधा रहे। अब भविष्य में क्या होगा, भविष्य बताएगा। एक बड़ा राजनीतिक तूफान आ गया है हरक सिंह के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा है नालायकों के हाथ में सत्ता दे दी है। मन से कह रहे हैं, लगातार वीडियो वायरल है। अभी देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है, क्या पूरा वीडियो क्या है, क्योंकि अभी ये विषय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी के संज्ञान में भी आया, तो इस पर उन्होंने कहा है कि हम इसको पूरा अभी उनका कथन भी लेंगे कि उनका किस विषय पर उन्होंने इस बात को कहा और क्यों कहा और क्या पूरा वीडियो है, उसको देखने के बाद ही मुझे लगता है कि उस पर प्रदेश अध्यक्ष जी और अभी कोई और वक्तव्य देंगे। क्या हरक सिंह की राह जुदा हो रही है भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, किसी की राह जुदा होना आप और मैं नहीं तय कर सकते, क्योंकि हम लोग किसी का मन पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और राहें तो लोग खुद बनाते हैं और उन्होंने तो खुद ही अपने को अपनी राहें हमेशा बनाई हैं। अब भविष्य में वो क्या राह बनाएंगे तो वही बेहतर बता सकते हैं। एक नई पार्टी आई है इस बार, आम आदमी पार्टी, जिसने कंटेस्ट में ही धमाका कर दिया। कंटेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है, आते ही प्रदेश में कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री। कैसे देखते हैं? अब उनका अपना गणित है, वो 300 यूनिट दें, 500 यूनिट दें, लेकिन
मैं तो आदरणीय केजरीवाल जी से एक विषय पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा कहा उत्तराखंड में आकर कि हम ये भी फ्री देंगे, ये फ्री दे देंगे, लेकिन उन्होंने कभी ये बताने की कोशिश करी कि उत्तराखंड का राजस्व इतना है और हम इस राजस्व को बढ़ाकर इतने गुना कर देंगे। अगर केजरीवाल जी इस विषय को कहते कि हमने उत्तराखंड का अध्ययन किया है, यहाँ के सोर्सों से आज तक पर्यटन से, खनन से या दूसरे अन्य राजस्व जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से या दूसरी सरकारों के माध्यम से यहाँ पे प्राप्त होते हैं, जो सरकार यहाँ पर प्राप्त कर रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उन सरकारों ने जितना राजस्व आज तक यहाँ पर इकट्ठा किया, अगर केजरीवाल ये कहे कि ये राजस्व कांग्रेस की सरकार में आया और ये राजस्व भारतीय जनता पार्टी सरकार में आया और मैं इस राजस्व को बढ़ाकर 10 गुना करूंगा या 20 गुना करूंगा या 300 गुना करूंगा, तो शायद केजरीवाल जी का सब लोग स्वागत करते। एक बड़ा सवाल और है, केजरीवाल कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो भी ये कह रही है कि आपके पास एजेंडा नहीं है भारतीय जनता पार्टी जी। वोट किस दम पे मांगेंगे? वोट जनता देगी नहीं, जनता नाराज है और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है वो आपने सुना भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का तो सर्वोपरि एजेंडा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, देश में समानता का भाव लाना है और दूर खड़े जो शोषित व्यक्ति हैं, जितने भी दलित शोषित व्यक्ति हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक राज्य की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है। पर सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से इस प्रकृति का उपयोग करेगा, जो संसाधन है उनको उपयोग करेगा, देश में सबका स्थान सामान्य होगा। आज जितनी भी योजनाएं, अटल आयुष्मान योजना की बात करते हैं, प्रदेश में चलाई गई, केंद्र के माध्यम से जितनी योजनाएं चलाई गई, उज्ज्वला योजना की आप बात करते हो, आप अगर हम उजाला योजना की बात करते हैं, जनधन खातों की बात करते हैं, तो आम जनमानस को न केवल उत्तराखंड प्रदेश के, पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कार्य किए गए हैं वो समान रूप से लाभान्वित हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सबका साथ, सबका विकास बहुत स्पष्ट है। इसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि 57 सीटें दी, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, आप मुख्यमंत्री बदलने में ही लगे रहे। देखिए, मुख्यमंत्री बदलना पार्टी का अपना एक कार्य है, कि पार्टी की एक अपनी सोच है कि जिन लोगों के हमने नेतृत्व में जो लाभ हमें मिल पाया, हमने लिया, हमें लगा कि अगर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में और कोई लाभ किसी की योग्यताओं का मिल पाए, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अगर उसका निर्णय किया है, तो मैं समझता हूं कि आज भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी, किसी ने भी कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह केंद्रीय नेतृत्व पे या प्रदेश नेतृत्व पे कभी खड़ा नहीं किया। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान है कि वो सर्वस्व लुटाने को, सर्वस्व निछावर करने को और सहज निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। आपने 60 पार का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नेता केंद्र से बुलाने पड़ रहे हैं। देखिए, केंद्र से आने वाले नेता वो संगठन की प्रक्रिया है कि संगठन का कार्य देखने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं तो चुनाव भी एक रण की तरह है और रण जब युद्ध होता है, युद्ध छोटे से हो, युद्ध बड़े से हो, जहां युद्ध की बात आती है, रणनीति की बात आती है, तो रणनीति मजबूत होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे जितने भी केंद्रीय नेतृत्व हमारे वो कार्यकर्ता हैं, उनका आगमन उत्तराखंड में हो रहा है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं लगाव रहता है उत्तराखंड से और वो उत्तराखंड के विषय में चिंतन करते हैं। आदरणीय मोदी जी के द्वारा आप देखिए कि प्रदेश के केदारनाथ जी की अगर आप बात करें, केदारनाथ का विकास की बात करें, चार धाम की आप बात करें, आप कर्णप्रयाग अपनी परियोजना की बात करें, रेल परियोजना की बात करें, आप यहाँ पे मेट्रो की संभावनाओं की तलाश करने की बात करें, तो जिस प्रकार भी जो योजनाएं हैं, जिसका लाभ न केवल हमारे उत्तराखंड को बल्कि पूरे देश के लोगों को, विश्व के लोगों को यहाँ से हो पाएगा, उसके लिए चिंतन करते हैं, तो उनका आना स्वाभाविक है। जितनी योजनाएं आपने गिनाई हैं ये सभी सेंटर की गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। कांग्रेस यही तो कह रही है कि अपने नाम पर कब वोट मांगेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो संपूर्ण विकास का एजेंडा है। अगर आप कहें कि गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो जरूर किया है। बिल्कुल लाखों लाख कनेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के इस 17 के अपने जो कार्यकाल रहा है, इस सरकार के कार्यकाल में कनेक्शन दिए गए हैं और किसानों को यहाँ पर ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है
महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई घसियारी योजना की, उनके सिर से घास का बोझ उतारा जाए, राशन उनको कैसे पहुंचाया जाए, कैसे सुगमता हो। और अगर आप बात करते हैं कि अटल आयुष्मान योजना की बात करते हैं, प्रत्येक परिवार को अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिया, तो और प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, आप देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार देके भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, और एक सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? एक त्रिवेंद्र रावत ने आपको इतना विश्वास आप पर किया, एक मंत्री का दर्जा उन्होंने दिया आपको, कैसे देखते हैं? देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में मुझे जो दायित्व मिला है, तो उसमें मैं न केवल त्रिवेंद्र जी का, अपने संगठन का, क्योंकि जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ वो समान रूप से उनके सहयोग से, उनके विचार विमर्श से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है कि कोर कमेटी होती है जो निर्णय लेती है, और उस कोर कमेटी ने जो निर्णय लिया उसमें जिन लोगों को दायित्व मिलने थे उन लोगों को दायित्व मिले, और हम लोगों को ये कार्य करने का मौका दिया। तो इसके लिए मैं न केवल त्रिवेंद्र जी का बल्कि अपने संगठन का पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूँ, और मुझे भी खुशी है कि उनके द्वारा, संगठन के द्वारा जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया, अब मैं उस विश्वास में खरा उतरा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप रायपुर सीट से दावेदारी कर रहे हैं। रायपुर सीट में पहले ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन एक समस्या आ रही है कि जो कांग्रेस से लोग आए थे उन्हें भी सम्मान नहीं मिला है। ऐसा तो नहीं है कि वो जिस तरह राजनीति में उठापटक चल रही है वो लोग वापसी जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये उनका अपना निर्णय होगा कि उन्हें वापस जाना है, यहाँ रहना है, ये उनका अपना निर्णय है। लेकिन आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान के तौर पर टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता संपूर्ण रूप से उनके साथ लगाए, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन लोगों के लिए तन मन धन से खड़ा रहा। और ये उनको सोचना था कि जो कार्यकर्ताओं ने अपना समर्पण किया, उनके सामने किया, जो सहयोग उनको दिया है, उस सहयोग के बदले उन्होंने कितना विश्वास उन कार्यकर्ताओं को दिया, ये उनको तय करना था। अगर आज कोई परेशान है, कोई दिक्कत में है, तो कोई अपने को कहता है कि मुझे जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, तो वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना सम्मान दिया, सहयोग दिया, सर्वस्व दिया है। और रही रायपुर विधानसभा से अगर आप दावेदारी की बात करते हैं, तो पिछली बार जब 2017 के चुनाव थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के में मेरे द्वारा अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया गया था, और लेकिन उसी समय हमारे जो वर्तमान में सहयोगी हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, उन लोगों ने ज्वाइन करा, पार्टी ने उनका सम्मान करके उनको टिकट दिया और मेरी दावेदारी करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करे। तो उसी में परिप्रेक्ष्य में मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी, और मेरा एक मजबूत दावा रायपुर विधानसभा में बनता है, और जनता के बीच में मेरी उपस्थिति है, यहाँ के लिए जन आंदोलन मैंने बहुत करे हैं, सड़कों के लिए बात करें, चाहे शराब के ठेके हटवाने की बात करें, चाहे व्यक्तिगत तौर पे लोगों के कार्य की बात करें, चाहे संगठन निष्ठा की बात करें, तो प्रत्येक कार्य में मैं पूर्ण रूप से अपने को यहाँ पर समर्पण के साथ काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार पुरोहित, जिन्होंने जनतंत्र टीवी के साथ अपने मन की बात साझा की है। फिर नई शख्सियत के साथ हम खास मुलाकात में अगली बार फिर रूबरू होंगे। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।